सो हेलो बच्चा, वेलकम बैक। बच्चा, दो बहुत जरूरी बातें। सबसे पहला, ये जो आपका यूनिट्स एंड डायमेंशन एरर वेक्टर्स है, जेई मेन के सारे 19 क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप इस प्रिंटेबल फॉर्मेट के पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे या फिर प्रिंट मारेंगे और इसे टाइम बाउंड मैनर में टेस्ट के फॉर्मेट में आप इसको सॉल्व करेंगे। जो आपका डाउट बच जाता है या फिर जो सवाल आपको लगता है कि शायद सर ने कोई अप्रोच डिफरेंट बताया होगा, आप उसका आके सोल्यूशन यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, कैसे डाउनलोड करेंगे? तो सर ये रहा 4 सिंपल स्टेप, फॉलो कीजिए। 2019 से लेके 2020 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज कंप्लीट फिजिक्स के आपको यहां पे मिलने वाले हैं इसी सुंदर फॉर्मेट में, और एरर फ्री है क्योंकि मेजॉरिटी जगह आपको बहुत ज्यादा एरर मिलने वाला है, चाहे वो क्वेश्चन में हो या फिर आंसर कीज में हो। ठीक, अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या है, ये चैप्टर आप सभी को पता है कितना ज्यादा हाई वेटेड चैप्टर है। अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा है, जो कि ज्यादातर जगह इसको मिस कर दिया जाता है, तो आप इसको यहां से कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको इसी ऑर्डर में इसको फॉलो करना है, यानी कि यूनिट्स एंड डायमेंशंस, फिर कुछ फिजिकल कांस्टेंट्स, एरर एनालिसिस, वेक्टर्स, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सर्ट्स मेथड वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप 38 क्वेश्चंस जो कि कंप्लीट है प्रैक्टिस कर सकते हैं 2022 के, 46 क्वेश्चंस 2021 के, और ये अभी आपका चल रहा है 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं एंड लेट्स टेक आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। अब ये जो सवाल है, अगर आपने 2022 का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया है तो आप देखेंगे कि भैया रिपीट हो रहा है, तो बहुत रिपीट होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जरूरी है सॉल्व करना। द डायमेंशंस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट वेयर बी इज मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम इज व्हाट। तो आपको अगर पता है कि ये किस पैरामीटर का, किस चीज का फॉर्मूला है, तो आपका काम बन जाएगा। ये फॉर्मूला है आपका मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ये इसका फॉर्मूला है बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। दिस इज नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आपको ये चीज पता थी तो अब आप यहां पे कह सकते हैं कि इस टर्म का जो डायमेंशन होगा वो वही होगा जो कि एनर्जी अपॉन वॉल्यूम का डायमेंशन होगा। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, याद रहना चाहिए, एनर्जी का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन अपने को याद होना चाहिए, वॉल्यूम का डायमेंशन L क्यूब, so this becomes L minus 1 T minus 2 and this makes our option number B as the correct one। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। A quantity F is given by this much where C is speed of light, G gravitational constant लग रहा है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो हमसे डायमेंशन ऑफ F पूछ रहा है किस डायमेंशन के बराबर होगा। तो यहां पे आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। यहां पे आपके पास जो F है दैट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ HC पावर 5 डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यहां पे बच्चा आपको एक एक करके सबका डायमेंशन लिख लेना चाहिए, सही रहेगा। ठीक है, अब आपको भी पता है ना कि एनर्जी क्या होता है, H के टर्म्स में HC बाई लैम्डा बोल सकते हो या फिर H इंटू फ्रीक्वेंसी कह सकते हो, H इंटू फ्रीक्वेंसी, यानी कि सर H का डायमेंशन वही होगा जो कि सर मेरा H E अपॉन फ्रीक्वेंसी का होगा। यानी कि सर H का डायमेंशन कितना हो जाएगा, एनर्जी का डायमेंशन ml2t माइनस 2 डिवाइडेड बाई नीचे आपका फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट टाइम इनवर्स, तो ये आपका t माइनस 1 है। बोले तो सर ये हो जाएगा आपको ml2t माइनस 1, तो ये यहां पे लिख दीजिए, दिस इज योर ml2t माइनस 1। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई c टू द पावर 5। c का डायमेंशन क्या हो जाएगा भैया, ये स्पीड है, स्पीड मतलब मीटर्स पर सेकेंड, सो lt माइनस 1। तो यहां पे हम करेंगे l टू द पावर 5 t टू द पावर माइनस 5 होल डिवाइडेड बाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हो सर f इज इक्वल टू g m स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि सर यहां से हम कह सकते हैं कि g का जो फॉर्मूला बनता है वो fr स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर बन रहा है। फोर्स का डायमेंशन mlt माइनस 2, आर स्क्वायर का डायमेंशन एल स्क्वायर, और ये नीचे मास है तो हम इसको बोलेंगे m स्क्वायर। तो सर ये मेरा हो जा रहा है m माइनस 1 एल क्यूब t माइनस 2। ठीक, तो यहां पे इसको डालिए, तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m माइनस 1 एल क्यूब t माइनस 2। अब देखते हैं क्या फायदा मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। तो यहां पे हम क्या देख सकते हैं, ये अपना एल क्यूब है, इसको कट करेगा तो ये 2 बन जाएगा, दिस इज योर टी टू द पावर माइनस 2, इसको कट करेगा तो ये माइनस 3 बन जाएगा। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज योर m टू द पावर
प्लस 2, दिस इज योर एल स्क्वायर, यहाँ पे भी एक एल स्क्वायर है, सो एल टू द पावर 4, टी टू द पावर -1, टी टू द पावर -3, सो टी टू द पावर -4, राइट। तो अंडर रूट लिया तो ml2 t -2, और ये कुछ नहीं आपको एनर्जी के डायमेंशन जैसा है, तो यहाँ पे एनर्जी क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये जो वैरायटी है ना, ये आपको बहुत ही स्टैंडर्ड वैरायटी है, जो 2021 और 22 आपको हर जगह दिखेगा ये वैरायटी। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। द डायमेंशन ऑफ अ स्टॉपिंग पोटेंशियल, द डायमेंशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन यूनिट्स ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम्पियर इज हाउ मच। सवाल क्या कह रहा है कि भैया जो डायमेंशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू, इन चारों के प्रोपोर्शनल है। अब इन चारों का पावर क्या क्या है वो हमें नहीं पता, तो वो हमें खुद से अज्यूम करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे h की पावर a, यहाँ पे c की पावर b ले लीजिए, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, इसकी पावर कुछ c हो जाएगी, और यहाँ पे एम्पियर है, इसकी पावर कुछ d ले लीजिए। अच्छा सर, अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपका है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? आ रहा है सर, एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू, और रादर आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, इस प्रकार से लिखते थे हम। कहने का मतलब है कि सर आपका जो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है दैट इज नथिंग बट योर एनर्जी अपॉन चार्ज। और सर ये चार्ज के बारे में हम क्या जानते हैं? चार्ज के बारे में आप क्या जानते हो भैया? आपको पता है ना कि करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज इज करंट इनटू टाइम। सो बेसिकली ये जो V नॉट है, E अपॉन स्मॉल e की जगह आप यहाँ पे लिख सकते हो करंट इनटू टाइम। बोले तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, ऊपर एनर्जी है, दिस इज योर ml2 t -2, नीचे में आपका करंट, और ये आपका फिर से टाइम। सो दिस बिकम्स m, ऊपर में आपका क्या हो जाएगा, l स्क्वायर t -3 a -1, यही आ रहा है। इसको यहाँ पे लिखो, पुट इट ओवर हियर। सो दिस बिकम्स ml स्क्वायर t -3 a -1, राइट, इज इक्वल टू। अब पहला, सबसे पहला आपका आता है प्लैंक्स कांस्टेंट। अभी अभी हमने इसके पिछले सवाल में ही देखा था। चलिए क्विकली एक बारी दोबारा से प्लैंक्स कांस्टेंट को देख लेते हैं कि सर एनर्जी इज इक्वल टू h इंटू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से h अपना आ जाता है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, दिस इज योर ml2 t -2, एंड फ्रीक्वेंसी इज टाइम इनवर्स, सो दिस इज योर ml2 t -1। तो यहाँ पे इसको डाल दीजिए, दिस इज योर ml2 t -1 होल टू द पावर a, राइट। स्पीड ऑफ लाइट यानी कि मीटर्स पर सेकेंड, पावर b, बढ़िया है सर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अभी अभी देखा था सर, F इज इक्वल टू gm स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, यानी दिस इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन mlt -2 मल्टीप्लाइड बाई r स्क्वायर का डायमेंशन l स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में मास स्क्वायर डायमेंशन बोले तो m स्क्वायर। सो दिस इज योर m -1 l क्यूब t -2। तो यहाँ पे इसको डालिए, दिस इज योर m -1 l क्यूब t -2 होल टू द पावर c, ब्रैकेट a आपका एम्पियर है, एरिया मत समझ लेना, तो इसको एज इट इज a ही छोड़ देंगे, पावर d। अब अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम कंपेयर करते हैं पावर को। लेफ्ट साइड में m की पावर 1 है, तो हमने यहाँ बोला 1 इज इक्वल टू, राइट साइड में यहाँ पे m की पावर a है, ये पावर जो है अंदर तक जाएगा ना, तो यहाँ पे m की पावर a प्लस, और कुछ दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है -c, सो दिस इज योर -c। ये हो गया मेरा एक इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, और देखते हैं l की पावर यहाँ पे कितनी आ रही है, 2 है। राइट साइड में l की पावर यहाँ से 2a दिखेगा, यहाँ पे आपको सिर्फ +b दिख रहा है, यहाँ पे आपको +3c दिख रहा है। तो ये मेरा एक और इक्वेशन हो गया। अब टाइम पे भी देखिए, टाइम पे आपको यहाँ पे -3 है, सो -3 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास आ रहा है -a, यहाँ पे आपके पास आ रहा है -b, और सर यहाँ पे आ रहा है मेरे पास -2c, ठीक है। अच्छा सर, अच्छा, और आखिरी वाला देख लेते हैं, ये आपका -1 है,
ए की पावर -1 और यहाँ पे बस एक ही ए है, यानी सर डी जो है ना वो तो -1 है, वो सिक्योर्ड है, उसका कोई टेंशन नहीं है। टेंशन अब यहाँ पे हो रहा है, तो एक काम कीजिए, ये दोनों हरे वाले को ना ऐड कर दो, ये दोनों हरे वाले को ऐड कर देंगे अगर, तो ये -1 इज इक्वल टू प्लस ए प्लस सी दिख रहा है मेरे को। तो सर यहाँ पे आप देख पा रहे हो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में दोनों में ही AC है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे, अगर हम सर यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दे, तो आपको दिखेगा कि +1 -1 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ से आपको 2a इज इक्वल टू 0, यानी कि सर a की वैल्यू तो 0 है। चलिए एक और काम खत्म हुआ मेरा, a की वैल्यू आ गई, अगर a 0 है यानी कि सर c की वैल्यू -1 है। चलिए एक और आ गई, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब एक काम कीजिए, किसी एक में उठाइए, डालिए a और c की वैल्यू, तो 2 इज इक्वल टू a की जगह डाला 0, b को एज इट इज छोड़ दिया, और c की जगह डाला -1, तो ये -3, यानी b इज इक्वल टू 5 आ रहा है। बस खेला खत्म, अब आ गया मेरा आंसर। तो यहाँ पे सर h की पावर a है और a की वैल्यू कितनी है 0, फिर क्या आता है c के ऊपर क्या है b है ना, तो b कितना है 5 है, तो यहाँ 5 डाला। फिर मेरा कैपिटल G है, कैपिटल G की पावर c थी, c के ऊपर -1 है। फिर मेरा कैपिटल A है, a की पावर d है, और यहाँ d मेरा कहाँ गया, d यहाँ पे मेरा -1 आया था। सो दिस शुड बी द करेक्ट वन, जो कि अपना ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो प्यार से पेशेंटली सॉल्व करना है, क्योंकि सवाल इजी है। ऐसा नहीं कि सर सवाल को हम एग्जाम में छोड़ देंगे, छोड़ने लायक सवाल नहीं है ये आपको 4 नंबर दे रहा है, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा थोड़ा सा, ऑन एक्यूरेसी एट द सेम टाइम। अब क्या है, सेम डिट्टो है, पहले वाले जैसा ही तो है। क्या बोलता है हमको यहाँ पे, इफ स्पीड, ये वॉल्यूम मत समझ लेना, इफ स्पीड v, area A and force F are chosen as fundamental units, then the dimension of Young's modulus will be how much? So basically आपका इस बार लेफ्ट साइड में है डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस, राइट साइड में आपके पास यहाँ पे फोर्स है, फोर्स की पावर a डाल दिया, आपके पास एरिया है, एरिया की पावर b डाल दिया, और आपके पास यहाँ पे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की पावर c डाल दिया। ठीक बात है सर। यंग्स मॉडुलस के लिए कौन सा फॉर्मूला है मेरे पास, बिल्कुल है मेरे पास, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन। सर स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसका मतलब यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होगा। तो सर हम यहां से कह सकते हैं यंग्स मॉडुलस डायमेंशन इज फोर्स का ml_t-2 एंड a इज एरिया बोले तो l स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट ml-1 t-2। बढ़िया, अब इसको लेके यहां पे डालिए, तो सर ये मेरा क्या हो जा रहा है, ml-1 t-2। ठीक है, f की जगह तो 4c है, तो यहां पे लिखो ml-t-2 पावर a, ब्रैकेट a बॉस एरिया, तो l स्क्वायर पावर b, वेलोसिटी है, ये स्पीड है बेसिकली, सो lt-1 पावर c। अब फिर से हम लोग पावर कंपेयर करेंगे, लेफ्ट साइड में m की पावर 1 है, सो 1 इज इक्वल टू, यहां से आपका a दिख रहा है, बस खत्म। तो एक तो मेरा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे l की पावर -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे एक a दिख रहा है, एक यहाँ पे सर मेरा 2 भी दिख रहा है, और एक सर यहाँ से मेरा c भी दिख रहा है, लेकिन ऑलरेडी a की वैल्यू 1 पता हो चुकी है, तो यहाँ पे a की जगह 1 डालेंगे तो दिखेगा कि सर 2b + c इज -2। ठीक बात है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। और जो मेरा लास्ट इक्वेशन दिखेगा वो यहां से दिखेगा, -2 इज इक्वल टू, यहाँ पे t की पावर कितनी है -2a, और लास्ट में है -c, लेकिन सर a तो ऑलरेडी पता है हमको, कितना है 1। जब यहां 1 दोगे तो -2 मरेगा, और c की वैल्यू जो है वो 0 आ जानी है, c की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसका मतलब सर b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब अगर c 0 हुआ तो b हो रहा है -1, यानी कि क्या हो रहा है आंसर, सर यहां से हमको दिख रहा है कि f की पावर a यानी कि 1, एरिया ये कितना हो जाएगा पावर b जो कि -1 है, एंड दिस v इज इक्वल टू पावर c, और c कितना है 0, तो यहां पे डाल दिया हमने 0। सो ऑप्शन नंबर a जो है वो दिख रहा है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखिए तो कितना भर के आपको ये वैरायटी पूछ रहा है लगातार। मोमेंटम, सवाल को पढ़ते वक्त ध्यान रखना है, मोमेंटम, एरिया, time are taken to be the fundamental quantities, then the dimensional formula for energy is going to be
हाउ मच। तो ये वाला बच्चा मैं आपके लिए ऐसा टास्क छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इक्वेशन आपके लिए मैं जरूर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि जो आपका एनर्जी है, जो आपका एनर्जी का डायमेंशन है, दैट शुड बी इक्वल टू अपना क्या है, मोमेंटम, तो उसकी पावर a डाल देते हैं, एरिया उसकी पावर b डाल देते हैं, और यहाँ पे टाइम उसकी पावर c डाल देते हैं। ध्यान रखना है एनर्जी का डायमेंशन कुछ नहीं, आपको ml2t-2 होता है, इज इक्वल टू मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी पावर a, एरिया सो l स्क्वायर पावर b, t इज टाइम पावर c। आपने फिर से इक्वेशन को बनाना है, एंड व्हेन यू सॉल्व यू विल गेट ऑप्शन नंबर बी एज द करेक्ट आंसर। कहने का मतलब है कि आपको जो a की वैल्यू है वो आपको 1 आनी चाहिए, b की वैल्यू हाफ और c की वैल्यू -1। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल पुराने वाले सवाल जैसा ही था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड ऑन द अर्थ सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एट सोलर कांस्टेंट। सही बात है, ये चीज हम थर्मल प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं, आपका रेडिएशन वाले टॉपिक में। डायमेंशन ऑफ सोलर कांस्टेंट इज हाउ मच। अच्छा, सो यहां पे तो हमको बता ही दिया गया है कि सोलर कांस्टेंट क्या है। सोलर कांस्टेंट भाई क्या बला है वो तो बता दिया गया हमसे, हमको तो बोल रहा है ना कि दिस इज नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो बस इसका डायमेंशन तो लिखना था। ऊपर क्या है, एनर्जी ml2t-2 डिवाइडेड बाई नीचे में एरिया और टाइम है। तो भैया ये एल स्क्वायर तो मर जाएगा, सो दिस बिकम्स योर l टू द पावर 0, और ये हो रहा है t टू द पावर -3। सो दिस मेक्स योर ऑप्शन नंबर डी एज द करेक्ट वन। ठीक है, इजी था ये तो, एज कंपेयर टू द अर्लियर वंस दिस वाज क्वाइट इजी। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर थर्मल कंडक्टिविटी इज हाउ मच। तो आपको इसके लिए एक फॉर्मूला दिमाग में बैठाना पड़ेगा जो कि आप थर्मल कंडक्शन में ही देखते हो, दैट इज योर dq बाई dt इज इक्वल टू k इंटू एरिया, दिस इज योर dt बाई dx। ठीक है, नेगेटिव साइन होता है, उसको अभी यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं, डायमेंशन लिखना है, साइन से कोई मतलब नहीं है। तो सर यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या है, ऊपर में है एनर्जी, dq क्या है यहाँ पे, हीट है, हीट मतलब एनर्जी का डायमेंशन, सो ml2t-2 डिवाइडेड बाई नीचे में टाइम है। ठीक है, ये आपका हो गया है थर्मल कंडक्टिविटी, इसका डायमेंशन हमको चाहिए। एरिया, एरिया का डायमेंशन l स्क्वायर। ऊपर में टेम्परेचर, टेम्परेचर को यहाँ पे देखिए केल्विन से ही डिनोट करना है, यहाँ पे देखिए के ही दिखा रहा है, तो इसको यहाँ पे हरा वाला के बोल देते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे में आपका dx है, यानी कि वो आपको लेंथ ही है। बढ़िया सर, अब ध्यान से अगर हम देखें तो सर ये मेरा एल स्क्वायर तो मर जाने वाला है, एंड तो यहाँ से हमको तो आंसर निकल रहा है भाई साहब, डायमेंशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज हाउ मच। यहाँ पे आपका एक m है, ये आपका t टू द पावर -3 बचेगा, यहाँ से एक l उधर चला जाएगा और k जाएगा तो पलट के पहुंच रहा है ये हरा वाला k। तो ये आपका होना चाहिए जो कि हमको मैच कर रहा है किस वाले ऑप्शन में, ml t-3 k-1, ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया एकदम, आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। अ क्वांटिटी x इज गिवन बाय दिस। तो एक ये भरा पूरा कोई क्वांटिटी x है, इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। भैया I जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, F जो है वो मेरा फोर्स है। ठीक है, ध्यान से एकदम। V हमारा वेलोसिटी है, W वर्क है, L लेंथ है। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x इज सेम एज व्हाट। तो सर ये जो x लिखा हुआ है दैट इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज योर फोर्स, दिस इज योर वेलोसिटी का स्क्वायर, नीचे में मेरा क्या है, वर्क है, यहाँ पे मेरा l टू द पावर 4 है। ठीक बात है सर, अच्छा बहुत बढ़िया। अब देखिएगा आप प्लीज यहाँ पे थोड़ा सा कोऑपरेट करें। वर्क क्या है, बेसिकली वर्क आपको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि सर फोर्स इंटू कोई लेंथ होगा, लेंथ है राइट, और ऑलरेडी l टू द पावर 4 तो है। तो देखिए ऐसा करने से क्या हुआ ना, फोर्स आपका खटाक से खत्म हो गया। अब यहाँ पे जो भी क्वांटिटी है उनका डायमेंशन लिखना चुटकियों का खेल है। आई क्या है सर, आई सर जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। एक काम कीजिए ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर लिख दीजिए ना,
मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर लिख दीजिए ना। तो यहाँ पे आपका L है, यहाँ से एक L निकाल के इसको L क्यूब कर दीजिए, तो मजा क्या आ गया, ये दोनों खत्म। बढ़िया सर। अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो mv स्क्वायर किसका डायमेंशन है, हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। यानी कि सर ऊपर जो है ना, ऊपर सर एनर्जी है और नीचे सर क्या है, L क्यूब। सो सर नीचे जो है वॉल्यूम है। ओ हो, एनर्जी पर वॉल्यूम इज एनर्जी डेंसिटी। खेला ही खत्म हो गया भाई साहब, खेला ही खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब ये सवाल भी आपको ठीक ठाक है, इजी भी बोल सकते हो अगर आपको सारे फॉर्मुलेस ध्यान में है तो। आपने EM वेव्स को अच्छे से अगर किया है तो आपको ये सवाल चुटकियों में हो जाएगा। द क्वांटिटीज x इज दिस मच, y इज दिस मच एंड z इज दिस मच। तो हमसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन सा क्वांटिटी का डायमेंशन सेम है, क्या x और y का डायमेंशन सेम है। तो भाई साहब आपको पता होना चाहिए ना कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर का यही फॉर्मूला होता है। भैया ये स्पीड ऑफ लाइट है, ये जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है, यानी इसकी डायमेंशन क्या है, स्पीड के बराबर है भैया, LT-1। और E/B रेशियो तो भैया स्पीड ऑफ वेव का ही फॉर्मूला है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड, वेव स्पीड का फॉर्मूला ही है रेशियो ऑफ E/B। यानी कि सर इसका डायमेंशन भी LT-1 है। यहां देखिए, यहां देखिए, ये कौन है भाई साहब, L/RC। अब भैया आपने चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में पढ़ा है ना कि RC इज टाइम कांस्टेंट, यानी RC का डायमेंशन टाइम के डायमेंशन के बराबर है। एंड डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऊपर क्या लेंथ है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज नथिंग बट स्पीड। भैया इसका डायमेंशन भी तो LT-1 है, यानी तीनों का डायमेंशन सेम टू सेम है, तीनों का डायमेंशन सेम टू सेम है। आगे बढ़ जाए, मजा आ गया, आनंद की अनुभूति हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब। ये पर्टिकुलर वैरायटी इतना बार पूछा गया है कि सॉल्व करते करते अब थकावट हो चुकी है। देखिए एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल भी है, 2020 हो, 21 हो, 22 हो, चाहे वो जून शिफ्ट हो, जुलाई शिफ्ट हो, 21 में भी आपका चारों शिफ्ट हो, एक जगह नहीं छोड़ा गया है। अ सिंपल पेंडुलम इज बीइंग यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अ प्लेस। द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज दिस मच and a stopwatch with 1 second resolution measures the time taken for 40 oscillations to be 50 सेकेंड। यानी वो जो आपका घड़ी था आपने उसमें टोटल 50 सेकेंड मेजर किया और उसका जो एरर वाला कंपोनेंट है लीस्ट काउंट वो आपका 1 सेकेंड है। बढ़िया सर। तो सर पहले तो सबसे बार टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो हम सीखे हैं पेंडुलम में दैट इज दिस, यानी कि अगर हम सर दोनों तरफ स्क्वायर करके इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, यानी कि T² इज इक्वल टू 4π²L, यानी कि सर ग्रेविटी इज नथिंग बट प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे क्या दिख रहा है, L/T²। तो यहाँ पे वो एरर वाला जो फंडा लगाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर डेल्टा G/G इज इक्वल टू डेल्टा L/L प्लस 2 डेल्टा T/T। डेल्टा L/L में डेल्टा L मतलब कि आपका जो लेंथ मेजर किया है उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या रहा था, तो वो तो यहीं से पता चल रहा है। डेसिमल के बाद एक प्लेस दिया है यानी कि 0.1, यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट शायद 25.1 25.2 इतना ही मेजर कर सकता है, यानी कि 0.1 उसका लीस्ट काउंट रहा होगा। डिवाइडेड बाई 25 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा T इज 1 एंड टोटल टाइम मेजर्ड लिया जाता है, ना कि सिर्फ एक ऑसिलेशन का। ठीक है, ध्यान रखना, यही बच्चे गड़बड़ करते हैं, बच्चों को इसी में ही तकलीफ है। याद रख लो, टोटल टाइम रखना है यहाँ पे, खत्म बात। और इस पूरे आंसर को हमको रिपोर्ट करना है कितना में, परसेंटेज में, तो इसको 100 से गुना भी कर देंगे। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, ये तो आपको 25 से कट जाने वाला है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे में 25 LCM आएगा, ऊपर में आपका आ रहा है 1.1, तो ये आपको कहीं ना कहीं 4.4% नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, दिस इज वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन, जहां पे हमको आंख बंद करके डेल्टा Z/Z इज इक्वल टू A² बोले तो 2 डेल्टा A/A 2/3 डेल्टा B/B, हमेशा प्लस रखना है, C⁻½ है तो हाफ डेल्टा C/C प्लस D⁻³ है, सो 3 डेल्टा D/D। बस
अब हमको यहाँ पे 2 इंटू, हमको ए में जो परसेंटेज एरर दिया है वो है 2%, तो यहाँ पे 2 लिख रहे हैं, मतलब आंसर सीधे परसेंटेज में ही ला रहे हैं। ये हमको दिया है 1.5, बोले तो 3/2, प्लस ये हमको दिया हुआ है 4, तो लिख लिया यहाँ पे 4, प्लस 3 इंटू ये हमको दिया हुआ है 2.5, तो यहाँ पे लिख लिया हमने इसको 2.5 बोल के। ठीक है, तो 4 + 1 + 2 + 7.5, 4 2 6 1 7, 7 और 7.5, 14.5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब इसमें मत बोलना कि सर ये वाले में दिक्कत है, इसमें दिक्कत मतलब जीवन में दिक्कत। देखिए ये सवाल जो है, इस सवाल को थोड़ा सा ना ठीक करके यहाँ पे टाइप मैंने चेंज किया हल्का सा। सवाल जो था वो आपको गलत रहा था जो आपको पेपर में आया था, लेकिन हमें तो भैया कॉन्सेप्ट सीखना है इस समय। ठीक है, तो मेरे पास समय था, मैंने सवाल को हल्का सा चेंज करके आपके लिए परफेक्ट सवाल यहाँ पे डाल दिया है। सवाल है आपको सिग्निफिकेंट फिगर के कॉन्सेप्ट का, फंडे का। प्लीज सिग्निफिकेंट फिगर अगर नहीं पढ़ा है तो उस यूनिट्स एंड डायमेंशन का जो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर पे एक सेपरेट वीडियो है जहां पे डिटेल में कम समय में, ऑब्वियसली हमारे चैनल का रूल ही है कम समय में एफिशिएंटली आपको बताना है, तो आपको कंप्लीट रूल्स है, एडिशन डिवीजन एवरीथिंग। ठीक है, प्रोडक्ट सबका। तो यहां पे हमको एडिशन का रूल लगाना पड़ता है जो ये कहता है कि अगर आपने इन 3 टर्म्स को ऐड करा तो एडिशन के बाद जो आपका रिजल्ट आ रहा है, डेसिमल के बाद कितना प्लेसेस तक रखना है, उतना रखेंगे जितना इन तीनों में मिनिमम रहा था। तो इन तीनों में अगर देखें A1, B1 और C1 में, तो डेसिमल के बाद सबसे कम प्लेस यहां है 1, यानी कि तीनों को ऐड करने के बाद आपको डेसिमल के बाद एक प्लेस तक ही आंसर को रखना है। ठीक है, हाँ राउंड ऑफ का तो रूल लगाना ही पड़ेगा। तो यही करके हमें कंपेयर करना है कि भैया जो समीशन है यहाँ पे A1 B1 C1 का समीशन, A2 B2 C2 का समीशन, फिर हमें कंपेयर करना है कौन बराबर, कौन ग्रेटर, कौन छोटा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपके लिए सब कुछ कर करा के रखा हुआ है, आप इसको वीडियो को पॉज करके एक बार देख सकते हैं और जज कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे मैंने हर एक कलर से अंडरलाइन भी किया है कि पहले वाले में यहाँ पे डेसिमल के बाद लीस्ट प्लेस था, तो आंसर में फाइनली डेसिमल के बाद एक प्लेस ही छोड़ा गया है। यहाँ पे भी एक ही था तो यहाँ पे भी एक ही छोड़ा गया है, यहाँ पे भी एक था तो यहाँ पे भी एक ही छोड़ा गया है, और लास्ट में भी अगर आप ध्यान से देखें तो लास्ट में यहाँ पे डेसिमल के बाद तो कुछ है ही नहीं, तो आपको लास्ट वाले को भी कंप्लीटली राउंड ऑफ कर देना है इंटीजर में। ठीक है, और उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सूट कर रहा है। राइट, सो सिग्निफिकेंट फिगर इंपॉर्टेंट है ना, कुछ भी मत छोड़िएगा। इतने सारे शिफ्ट होने की वजह से क्या है, ठीक है आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन अगर आपने कुछ 15 चैप्टर को उठाया है तो उन 15 को अच्छे से कीजिए, और बाकी सबका जो है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है बस उतना उतना करके चले जाइए। राइट, सवाल में क्या बोल रहा है, इसमें आ गया स्क्रू गेज, आ गया। इफ द स्क्रू ऑन अ स्क्रू गेज इज गिवन 6 रोटेशंस, इट मूव्स बाय 3 mm ऑन द मेन स्केल। तो भैया अगर आपने एक चक्कर दिया तो कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको हम पिच कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां पे तो भैया 6 रोटेशन के वजह से 3 mm का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो अगर एक रोटेशन दिया होता तो 3/6 mm का डिस्प्लेसमेंट आता, बोले तो 0.5 mm। और सर यही हमारा पिच रहा होगा, यही सर मेरा पिच रहा है। ठीक बात है। इफ देयर आर 50 डिविजन्स, तो बताइए कि अपना सर्कुलर स्केल का लीस्ट काउंट क्या है। तो सर लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, सो 0.5 mm डिवाइडेड बाई 50, सो दिस इज योर 0.01 mm या फिर 0.001 सेंटीमीटर, एंड दिस मेक्स योर ऑप्शन नंबर ए एज द करेक्ट वन। क्लियर है, एकदम सिंपल सा तो है, सिंपल सा सवाल था आपका स्क्रू गेज का। राइट, हालांकि 2022 का अगर आपने हमारे चैनल से किया है तो 2022 जुलाई में वर्नियर और स्क्रू से बहुत सारा क्वेश्चन था, और वर्नियर से काफी अच्छे क्वेश्चंस थे। यूजिंग स्क्रू गेज ऑफ पिच 0.1 सेंटीमीटर एंड 50 डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल, द थिकनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड, इट शुड करेक्टली बी रिकॉर्डेड एज व्हाट। तो सबसे पहले तो ना इसका लीस्ट काउंट पता कर लो। सर पिच है 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 50, सो दिस इज नथिंग बट योर ये कितना हो रहा है, दिस इज योर 0.002। ठीक बोल रहा हूं ना, हाँ ये तो सर हो गया है मेरा लीस्ट काउंट।
अब आपको इतना तो पता ही है ना कि आप जब रीडिंग की बात करते हैं, रीडिंग इज इक्वल टू कि भैया मेन स्केल में आपका क्या रीडिंग आया है, अगर कोई जीरो एरर नहीं है तो लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो कहीं ना कहीं भैया आपका जो डेसिमल के बाद जो भी ये टर्म होता है ना, ये कहीं ना कहीं लीस्ट काउंट का मल्टीपल होता है। तो लीस्ट काउंट सर मेरा इवन नंबर है, यानी कि आपका जो भी लास्ट डिजिट होना चाहिए वो एक इवन नंबर होना चाहिए। तो अगर हम यहां पे ध्यान से देखें तो लास्ट डिजिट यहां पे 3 1 5 तीनों ही ऑड है, इवन सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी एक पॉसिबल रीडिंग हो सकती है। तो ये आपको एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों को हल्का सा थोड़ा सा कंफ्यूज करने के हिसाब से। देखिए, अ स्क्रू गेज हैज 50 डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। ठीक है, सुन लिया। द सर्कुलर स्केल इज 4 यूनिट्स अहेड ऑफ द पिच स्केल मार्किंग। पिच स्केल मार्किंग समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो क्या? नहीं पा रहे हो? अरे बाबा, जब आपने सब कुछ इस प्रकार से नहीं होता है वर्नियर में कि दोनों जॉ को टच करा दिया है ना, तो वर्नियर का जीरो अगर लेफ्ट होता है तो नेगेटिव एरर, राइट होता है तो पॉजिटिव एरर। वैसे यहां पे भी तो बोल रहा है 4 यूनिट्स अहेड ऑफ द पिच, 4 यूनिट्स अहेड ऑफ द पिच, यानी कि जनरली आपको सब कुछ अगर टाइट कर दिया है तो 0 0 लाइन में होना चाहिए, लेकिन हमसे कहता है कि अभी ऐसा नहीं है, यहां पे कहीं 4 है और ये 3 2 1 0, 4 यूनिट्स आगे है। अच्छा, इसका मतलब इस समय ऑलरेडी मेरे इस स्क्रू गेज में एक पॉजिटिव एरर है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एरर। ये एक ऐसा एरर है जिसे आप फाइनल रीडिंग में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। एंड पॉजिटिव एरर की वैल्यू कितनी होगी? तो लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय ये जो आपका 4 यूनिट्स है सर्कुलर स्केल रीडिंग में। नाउ व्हाट इज लीस्ट काउंट? देखिए, एक कंप्लीट रोटेशन पे 0.5 mm का पिच आ रहा है, यानी कि सर जो लीस्ट काउंट है दैट इज पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, ये mm में है, तो बोले तो 0.01 mm, राइट? यानी कि 10 to the power -2 and -5 meters, राइट? और रादर आई वुड से 10 माइक्रोमीटर्स। ठीक बात है। तो इसको यहां पे हम ध्यान से आप देख सकते हैं कि सर मेरा कुछ तो पॉजिटिव एरर आता, दैट इज योर लीस्ट काउंट इनटू 4। अब हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है? हमसे सवाल में पूछता है कि भैया बताइए किस प्रकार का एरर है एंड लीस्ट काउंट कितना है। अच्छा, सॉल्विंग तो कब का खत्म हो गया। लीस्ट काउंट है 10 माइक्रोमीटर एंड पॉजिटिव एरर है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, राइट? आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा मेरा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16। अब ये थोड़ा सा है ना बच्चों को तकलीफ दिया था उस टाइम पे भी। सवाल में क्या बोलता है? स्टूडेंट मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ पेंसिल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन विद द हेल्प ऑफ वर्नियर स्केल रिकॉर्ड्स द फॉलोइंग रीडिंग्स। 4 रीडिंग उसने मेजर किया है, इन चारों का एवरेज लिया तो ये रीडिंग आया है। And the standard deviation of the data is this much. So this is nothing but your error in this particular case. The average diameter of the pencil should be therefore recorded as. लेकिन भैया यहाँ पे अब रूल आपको फिर से वही लगाना पड़ेगा ना। आप जब एवरेज निकाल रहे हो तो आपका जो डेसिमल के बाद है वो 2 प्लेस से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है। जब आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ही 2 डेसिमल तक दे रहा है तो आपका एवरेज भी 2 डेसिमल तक ही होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको 5.5375 को इस वाले प्लेस को आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो यहीं से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपका 5.54 होगा, क्योंकि यहां पे 7 था। सो 5.54 प्लस माइनस, अब अगर आपने इतना कर लिया ना तो आपको वहीं से दिख जाता है कि एक ही ऐसा पॉसिबल ऑप्शन है। और उसके अलावा आपका जो ये एरर भी है तो उसमें भी आपका डेसिमल के बाद 2 ही प्लेस हो सकता है, तो 0.07 होगा क्योंकि यहां पे 3 था। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। वर्नियर कैलिपर का है। देखिए, देखने में थोड़ा सा लेंदी लगता है और सिमिलर पैटर्न पे 2022 जुलाई में था आपको। द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 1 mm। बहुत शानदार। फिर हमसे कहता है इट्स वर्नियर स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 डिवीजन एंड कोइंसाइड्स विद 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। सो बेसिकली हमसे कह रहा है कि भैया जो आपका 10 VSD है, 10 टाइम्स VSD इज इक्वल टू 9 टाइम्स मेन स्केल डिवीजन। सो 10 इंटू और रादर 1 VSD इज इक्वल टू 9/10 एंड 1 MSD तो हमको दे रखा है ना,
1 mm के बराबर है। सो दिस फेलो इज नथिंग बट 0.9 mm, यानी कि जो ये मेरा लीस्ट काउंट हो गया है दैट इज हाउ मच सर, दैट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। ये 1 mm है और ये जनाब 0.9 mm है। बोले तो सर ये मेरा 0.1 mm आ रहा है लीस्ट काउंट, जो कि आपका जनरली आता है एक स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर का। व्हेन जॉज आर टचिंग ईच अदर, seventh division of vernier scale coincides with a division of main scale and the zero of vernier scale is lying right side। right side का मतलब पॉजिटिव एरर है। सर यहां जो मेरा एरर आ रहा है वो पॉजिटिव है, यानी कि जो भी एरर आएगा उसे फाइनल रीडिंग में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। एंड व्हाट इज दिस एरर? दिस एरर इज लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाई जो आपका ये सेवेंथ यहाँ पे खेल रहे थे। सो 7 इंटू 0.1 इज 0.7 mm, बोले तो 0.07 सेंटीमीटर। ठीक बात है। फिर हमसे कहता है कि व्हेन द वर्नियर इज यूज्ड टू मेजर अ लेंथ ऑफ अ सिलेंडर, द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 3.1 टू 3.2 एंड फोर्थ वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहा था, तो हमसे रीडिंग पूछ रहा है। तो सर यहां पे जो मेरा फाइनल रीडिंग होगा ऑब्वियसली 3.1 से ज्यादा होगा, 3.2 से कम होगा। सो 3.1 प्लस आपका यहां पे फोर्थ वर्नियर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट माइनस एरर जो है मेरा वो 0.07 का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा सारे यूनिट्स को सेंटीमीटर में रखा जा रहा है, तो 4 इंटू लीस्ट काउंट को 0.1 mm ना बोल के 0.01 सेंटीमीटर में तब्दील कर दीजिएगा। तो सर ये 3.10 पकड़ लीजिए, यहां से आपका आएगा माइनस 0.03, बोले तो सर 3.07। क्या ये कोई ऑप्शन है भी? हाँ है, ऑप्शन नंबर सी। मजा ही आ गया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान से देखिएगा। द डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड मेटल स्फीयर इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड डायमीटर। सही बात है, वैसे तो मेजर करेंगे। द मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज x by 100%, राइट। इफ द रिलेटिव एरर्स इन द मेजरिंग ऑफ the mass and diameter are 6 and 1.5 respectively, the value of x is how much? तो सर जो मेरा ये डेंसिटी है this is nothing but mass into mass upon volume, और सर ये क्या है, स्फीयर है ना, तो सर वॉल्यूम हो जाता है 4/3 पाई r क्यूब, r मतलब डायमीटर बाई 2, सर d क्यूब बाई 8। सर मुद्दे की बात ये है, मुद्दे की बात क्या है, द डेंसिटी ऑफ इतना, राइट। सर मुद्दे की बात ये है कि डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू m बाई डी क्यूब, यानी कि सर हम कह सकते हैं कि डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू डेल्टा m बाई m प्लस 3 टाइम्स डेल्टा d बाई d। अच्छा, दिस इज इक्वल टू डेल्टा m बाई m। अब ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, हमको डेल्टा m बाई m में जो आपको परसेंटेज एरर दिया है दैट इज नथिंग बट योर 6 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई दिस इज योर 1.5, दिस इज योर 6 प्लस 4.5, बोले तो 10.5%। हम लोग ने डायरेक्टली परसेंटेज ये निकाल लिया है, यानी कि सर 10.5 शुड बी इक्वल टू x बाई 100, x बाई 100, यानी कि सर x की वैल्यू इज 1050 एंड दैट इज इंडीड द करेक्ट आंसर। 1050 इज इंडीड द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, चलिए देखते हैं सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और ये भी अपने आप में एक अच्छा सवाल है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको टिपिकल जो एक बुकिश सोल्यूशन होता है, मार्केट वाला जो आपका बुक होता है या फिर ऑनलाइन भी, हर जगह है ना जनरली इसको वेक्टर के तरीके से सॉल्व करने का कोशिश किया गया, इक्वेशन बना बना के a² प्लस b² वाला का, राइट। लेकिन ये सवाल आपको डायग्राम के थ्रू है ना सेकेंड्स में खत्म हो जाएगा। सवाल क्या बोलता है, द सम ऑफ टू फोर्सेस p एंड q इज r सच दैट r का मैग्नीट्यूड एंड p का मैग्नीट्यूड सेम था, यानी लेंथ जो होगा एरो का वो r और p का सेम होना चाहिए। और यहां पे दो वेक्टर किसको ऐड करना है, तो सर p और q को। कहने का मतलब मेरा क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका p वेक्टर अगर है, ये आपका अगर p वेक्टर है, q वेक्टर मान लीजिए ऐसा है, तो आपका जो r वेक्टर है वो ऐसा है। अब ध्यान से देखिएगा, आपका जो डायग्राम है वो इस हिसाब से ही आपको बनाना चाहिए ताकि आपको इजीली सॉल्व हो जाए। बच्चे
जनरली जब इसको अप्रोच करते हैं तो पी वेक्टर ऐसे बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो सोचते हैं कि सर शायद क्यू वेक्टर ऐसा बनेगा, देखिएगा पी और क्यू ऐसा बनेगा। भैया अगर आपने क्यू वेक्टर को इस तरीके से बना दिया, राइट, अगर आपने ये वाला एंगल ऑब्ट्यूस ले लिया गलती से, तो आपको दिख नहीं रहा है कि आर कभी भी पी के बराबर हो ही नहीं सकता है। वो तभी होगा जब आपने क्यू वेक्टर जो है वो ऐसे बनाया होगा, ऐसे बनाया होगा, तभी आपका ये दोनों जो लेंथ है वो सेम हो सकता है। तो मैंने इसी को हल्का सा इस प्रकार से घुमा के बनाया है। ठीक बात है सर, ये मेरा वेक्टर क्यू है। मुद्दे की बात क्या है सर? मुद्दे की बात ये है कि अगर इसका लेंथ x है तो सर इसका लेंथ भी x है। अब हमसे कहता है द एंगल थीटा दैट द रिजल्टेंट ऑफ 2p वेक्टर एंड q वेक्टर। तो सर 2p वेक्टर का मतलब क्या है? सर 2p वेक्टर का मतलब है कि ये जो x लेंथ है ना, इसकी जगह अब 2x लेंथ बनाना है, लेकिन वेक्टर का डायरेक्शन p के अलोंग ही होगा। अच्छा सर, अच्छा, यानी कि अगर मैंने इस पॉइंट को बोला है a, इस पॉइंट को बोला है b, इस पॉइंट को बोला है c, तो सर ये bc का लेंथ भी तो x के बराबर ही है, क्योंकि ये टोटल 2x है, 2p है ना, तो 2x लेंथ है इसका। अब हमें इस 2p वेक्टर में ये जो आपका व्हाइट वाला है ना, ये 2p वेक्टर है, हमको इसमें q वेक्टर फिर से ऐड करना है। यानी कि जो ये q वेक्टर का लेंथ है ना, वो लेंथ एग्जैक्टली एज इट इज यहां पे हमको लाना है। समझ रहे हो? लेंथ चेंज नहीं कर सकते, लेंथ चेंज नहीं कर सकते आप, और पैरेलल ही होगा, सिर्फ वेक्टर का शिफ्टिंग हो रहा है। तो सर ये रहा मेरा वो क्यू वेक्टर। दोबारा से, अब एंगल थीटा दैट द रिजल्टेंट ऑफ 2p एंड q वेक्टर, तो भैया 2p और q वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा? इनको अगर ऐड करोगे तो एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे, तो रिजल्टेंट आपका इस प्रकार से है। अच्छा, तो हमसे पूछ रहा है कि 2p वेक्टर एंड q वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो q के साथ कितना एंगल बना रहा है। ये रिजल्टेंट है, AD वेक्टर ही ये आपका रिजल्टेंट है, तो AD वेक्टर इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, हमको ये एंगल फाई बताना है। क्लियर है एकदम? अब आप मेरे को एक बात बताइए, क्या आपको दिख नहीं रहा है कि ये जो BE है और जो CD है वो आपस में पैरेलल होगा? दोनों ही तो Q वेक्टर था, यानी कि अगर ये फाई है तो ये एंगल भी फाई होगा। तो हमको अगर ये एंगल पता चल जाए, मेरा काम बन जाएगा। अब यहां ध्यान से देखिएगा, आपके पास यहां पे दो ट्राइंगल आपको सिमिलर दिख रहा है। ट्राइंगल EAEB इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADC। हाँ सर, दिख रहा है सर। नाउ बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर आपको ये दिख रहा है सर, है ना सिमिलर, ये एंगल कॉमन है, ये दोनों एंगल आपका सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो है तो सिमिलर। यानी कि सर हम यहां से कह सकते हैं कि सर जो मेरा AB अपॉन AC होगा, राइट, इज इक्वल टू EB अपॉन DC। एंड सर व्हाट इज AB? X। व्हाट इज AC? 2x। यानी कि सर ये जो सर मेरा EB है ना, दैट इज नथिंग बट हाफ ऑफ DC, हाफ ऑफ DC। एंड सर ये जो DC लेंथ है वो Q के बराबर है, मतलब सर ये लेंथ Q/2 है और ये भी लेंथ Q/2 है। और एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपका अगर ये लाइन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी ये आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही रहा होगा, यानी कि सर फाई की वैल्यू आपको 90 डिग्रीज ही है, राइट। तो ये आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा अप्रोच है, and I hope you are able to understand it, and this is going to really help you for your upcoming examination, right? Stay tuned to the channel. Take care. Wish you best of luck.